नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बोरी। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के सफ़र में ऐसी राह को पकड़ लेते हैं जिनके कारण उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। नशा करने वाले हर शख्स के पास नशा करने की कोई वजह होती है। कोई शौक के लिए नशा करते हैं तो कोई अपने गम को भुलाने के लिए, और किसी के यार दोस्त उसे वो पहला कष्ट या पहला घूंट पिलाते हैं जिसके कारण जो जहर बन जाता है उसके शरीर के लिए, उसके रिश्तों के लिए और उसकी ज़िंदगी के लिए। शुरू में हम जिस जहर को मस्ती का नाम देते हैं वही मस्ती हमें ऐसे अंधेरों में ले जाती है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता तो बहुत बहुत आसान है, लेकिन बाहर आने का हमें रास्ता नहीं मिलता और पता ही नहीं चलता कि चार दोस्तों के साथ शुरू की गई मस्ती कब हमें चार कंधों तक पहुंचा देती है। क्या आप जानते हैं, भारत में हर दिन लगभग 10 लोग नशे की लत के कारण खुदकुशी करते हैं और ना जाने कितने लोग घरों में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में और अस्पतालों में तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। आखिर ये नशे की जो लत है वो कैसे बढ़ती है, इसके क्या इलाज हैं और इसे बचने के लिए क्या उपाय हैं, इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक चौहान, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि जो नशे की लत है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक बढ़ते जा रही है, और अब तो जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, इवन जो लड़की हैं उनको भी नशे की लत लग रही है। तो ऐसे क्या क्या कारण है जिसके कारण ये नशे की जो लत है वो बहुत बढ़ती जा रही है? देखिए, जैसे आपने भी बोला कि फ्रेंड सर्कल या पीयर प्रेशर बहुत मैटर करता है इसमें। कई कारण हो सकते हैं। पीयर प्रेशर में एक इंसान अपने आप को उस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व करने के लिए शायद नशे की लत शुरू कर दे, या कुछ वहाँ के जो जो पहले उस ग्रुप में कुछ नशा करते हैं वो उसको मैनिपुलेट कर लें और उसको नशे की लत की तरफ ले आएं, या किसी स्ट्रेस के कारण वो किसी स्ट्रेस में है, उसने किसी के साथ शेयर किया और गलत व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया जो कि उसको बोल देगी तुम ये ले लो तो तुम्हारा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। शायद स्ट्रेस नशा लेने तक, जब तक उसका नशा है तब तक ठीक हुआ, मगर क्योंकि वो इलाज नहीं था तो स्ट्रेस तो का इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन नशे की आदत पड़ गई। दूसरा कि जैसे आपने दूसरी चीज़ बोली कि इसकी जो प्रेवलेंस है या इसका जो नशा है वो बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। देखिए, नशा पहले भी था, लेकिन सॉफ्टवेयर ड्रग्स, अल्कोहल था, तंबाकू और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, चरस, गांजा था। मगर अलार्मिंग ये है कि कुछ वेरी डेंजरस, ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग जैसे कि है, जैसे कि ओपियोइड जिनको हम बोलते हैं, जिसमें कि हेरोइन सबसे कॉमनेस्ट ओपियोइड है जो कि यूज हो रहा है। दीज आर हार्डर ड्रग्स एंड दीज आर वेरी डेंजरस ड्रग्स फॉर अ पर्सन लाइफ। इनका प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। आज से अगर हम 15 या 20 साल पहले की भी बात करें तो शायद इंडिया में इनकी प्रेवलेंस 1% या उससे भी कम थी, लेकिन अब इंडिया में इसकी प्रेवलेंस 2-2.5% पहुंच गई है, विच इज द अलार्मिंग थिंग इज विच इज 3 टाइम द ग्लोबल एवरेज। जो पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रेवलेंस है इस डेंजरस सब्सटेंस की, ओपियोइड या हेरोइन या इससे मिलते जुलते सब्सटेंस की, 3 गुना प्रेवलेंस इंडिया में है। एंड दिस इज अलार्मिंग। ये हमारी एक जनरेशन को खराब कर रहा है और कर सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी करंटली और फ्यूचर में खराब कर सकता है। इन शॉर्ट, हमारे जो नेशन के जो पिलर्स हैं जिनको यूथ कहते हैं, वो उसको इरोड करके एक नेशन को भी गिरा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, नशे की लत को दूर करने के लिए क्या क्या जो इलाज हैं वो अभी अवेलेबल है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें फोकस, क्योंकि एक भूमिका में ये अगर स्टार्ट हुआ है तो हमें हार्डर सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो कई तरह से इसका इलाज हो सकता है। एक तो सिंपल है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि नशे की लत से किसी इंसान को छुड़ाना, और उस दौरान अगर उसे कुछ तकलीफ हो रही है उसको मैनेज करना ताकि वो नशा छोड़ भी सके, और नशे को छोड़ने के बाद, इसको विड्रॉल्स कहते हैं, उसके विड्रॉल्स को मैनेज करना। जैसे अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो उसको उसकी नींद नॉर्मलाइज कर देना, और किसी को भूख नहीं लग रही तो भूख नॉर्मलाइज कर देना, किसी को बदन में दर्द हो रही है, कोई पीड़ा है तो उसको नॉर्मलाइज कर देना, और कुछ देर के बाद वो उसको उस चीज से निकाल देना। मगर एक अलार्मिंग चीज ये है, और इसीलिए भी ये नशा डेंजरस है जिसको हम ओपिएट कहते हैं, कि डिटॉक्सिफिकेशन के बाद भी रिलैप्स रेट, यानी कि फिर से नशा शुरू करने का के चांसेस इस नशे में बहुत ज्यादा है। यू विल बी सरप्राइज कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि हेरोइन या हार्डर सब्सटेंसेस में पड़ चुका है, अगर हम उससे नशा छुड़वाते भी हैं, उसको डिटॉक्स करते भी हैं, तो विद इन 1 मंथ 60% लोग वापस नशा करना शुरू कर देते हैं। विद इन 6 मंथ्स अराउंड
80% लोग वापस नशा करना शुरू कर देते हैं, और विद इन 2 years 90 to 95% ऐसे व्यक्ति जो नशा छोड़ चुका है वो फिर से नशा करना शुरू कर देता है। कारण ये है, ये हार्डर सब्सटेंसेस हैं, ये ब्रेन में परमानेंट चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इंसान का ब्रेन उस तरह से मैनिपुलेट हो जाता है या चेंज हो जाते हैं उसका केमिकल स्ट्रक्चर कि वो नशे के बिना नहीं रह पाता है, डिस्पाइट गुड efforts from doctors, the patients, the family members, society. तो this is the reason कि ये हम कहते हैं कि ये नशा डेंजरस है। स्टार्ट तो हो जाता है मगर छोड़ना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी चिंता की बात है कि मतलब इतने लोग दोबारा से नशे में की लत में आने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई ऐसी ट्रीटमेंट या कोई ऐसा भी कुछ है कि जिसके कारण इनका परमानेंट नशा छूट जाए? कोई ऐसी एडवांसमेंट, कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके कारण चाहे टाइम लगे लेकिन जो है ड्रग एडिक्शन से उसका साथ छूट जाए? देखिए, परमानेंट ट्रीटमेंट तो डिटॉक्सिफिकेशन ही है जिसकी मैंने बात की, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन में प्रॉब्लम है ना कि वापस नशा शुरू करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और हम डर क्यों रहे हैं इस नशे से? क्योंकि ये नशा अपने साथ और भी बीमारियों के बैगेज लेके आता है। HIV एड्स हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, इन्फेक्शंस हो गई, हार्ट इन्फेक्शंस हो गई जिनको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये वो लेके आता है। ये ओवरडोज के फॉर्म में सडन डेथ लेके आता है। आज वो लड़का ठीक है और कल शायद उसने पहली बार ही यूज किया, लेकिन पहली बार में ओवरडोज होगी। अगर पहली बार में नहीं हुई तो कभी ना कभी हो जाएगी ओवरडोज। एंड ओवरडोज इज ऑलमोस्ट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर उसको समय पर मेडिकल उपचार नहीं मिले। अब आपने पूछा कि फिर ऐसे बच्चों का क्या करें, कि या ऐसे व्यक्ति का क्या करें। फिर हम ये करते हैं कि उसको उस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं हार्म रिडक्शन। हार्म रिडक्शन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें बार बार नशा छोड़ता है, करता है, या वो बार बार ओवरडोज इसके कारण उसको हो रही है, बार बार अपनी जान को वो खतरे में डाल रहा है, तो हम कहते हैं कि चलो, अगर ये नशा इतनी इमीडिएटली नहीं छोड़ सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन इतना इमीडिएटली इसका पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये बार बार रिलैप्स कर रहा है, तो हम उसकी हार्म रिडक्शन करते हैं। हार्म रिडक्शन का मतलब है नशे के साथ ये, देखिए, नशा एक मेडिकल बीमारी नहीं है, नशा एक सोशल बीमारी है, एक फैमिली की बीमारी है, एक मैरिटल बीमारी है, एक लीगल बीमारी है। इसका मतलब क्या है कि ये सब चीजों को, इन सब में हार्म करता है उस इंसान को। सिर्फ मेडिकल हार्म नहीं करता, उसको फिजिकल हार्म भी होता है, लीगल हार्म भी होता है, सोशल, फैमिली, मैरिटल, सब जगह हार्म होता है। हम कहते हैं ये हार्म्स ही कम कर दें। चलिए, अब इसको, अभी ये नशा नहीं छुड़ाते हैं, इसको थोड़ा टाइम देते हैं, इसको थोड़ा सा इसकी काउंसलिंग करेंगे। वो काउंसलिंग 6 महीने, साल, कई, हर इंसान के हिसाब से अलग अलग उसका टाइम फ्रेम होता है। हम हार्म रिड्यूस करते हैं। हार्म रिड्यूस में हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि उसको नशे की लत से निकाल के उसको किसी मेडिसिनल ओपियोइड पे डाल देते हैं। देयर आर सम मेडिसिन ऑल्सो जो कि सेम उसी तरह से काम करती हैं जैसे ब्रेन में जाके हीरोइन काम करती है, बट दे आर एक्चुअली मेडिसिन। हम कहते हैं कि बिकॉज आपका ब्रेन शायद अभी इसके बिना नहीं रह पा रहा है, तो मे बी 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल ऑफ अ पेशेंट, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, उसको कुछ देर के लिए उस सब्स्टिट्यूशन पे रखते हैं। उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हम उसको एक हार्मफुल सब्सटेंस से सब्स्टिट्यूट करके उसको एक सेफर मेडिसिन पे डालते हैं जो कि ब्रेन में सेम काम करेगी जैसे कि हीरोइन करती है, सेम रिसेप्टर्स को सैचुरेट करेगी। एंड देन थ्रू काउंसलिंग, थ्रू रिपीटेटिव फॉलोअप्स, वी डिसाइड कि कब अब ये मेडिसिन इसकी कम करनी है, और वो उसमें वो कई फैक्टर्स हैं उसमें कि कब कम करनी है। अब ये सोशली एक्सेप्टेबल हो गया है, अब ये ऑक्यूपेशनली, देखिए, कई लोग हैं जो कि नशे के कारण अपना फाइनेंसेस खत्म कर चुके हैं, अपना जॉब्स खत्म कर चुके हैं। तो क्या होता है, जब नशा छोड़ता है तो उसकी सोसाइटी तो चेंज हुई नहीं, उसका ऑक्यूपेशन सेटअप चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, उसको बस कुछ करने को नहीं होता, वापस उसी नशे की लत में जा सकते हैं। ये भी रीजन है जो हमें रिलैप्स के हाई चांसेस है, बिकॉज कई इसे मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा, इसको हम, अब ये वेल एडजस्टेड हो गया, फैमिली में, मैरिटल लाइफ में वेल एडजस्टेड हो गया है, अब ये ऑक्यूपेशन लाइफ में वेल एडजस्टेड हो गया है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस मेडिसिन को टेपर ऑफ करना शुरू करते हैं, जिसका कि जैसे कि मैंने बोला, कोई डेफिनेट गाइडलाइन तो नहीं है कब तक कम करना है, इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट, बट अगर हम एक एवरेज लगाएं तो 6 महीने से 2 साल तक हम उसको। तो डॉक्टर साहब, इस सब में जो नशा करने वाले व्यक्ति के जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं और सोसाइटी है, उनका क्या रोल रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सपोर्टिव रोल रहता है। देखिए, आप ये डिसाइड करना कि इस व्यक्ति को या हम फिर से डिटॉक्सिफिकेशन ट्राई करें, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि नशा छुड़ाने की कोशिश करें, या इसको वही जैसे बोला सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड पे डालें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसकी फैमिली सपोर्ट कितनी है।
एक वो व्यक्ति जो कि काम भी नहीं कर रहा है, जो कि बार बार ओवरडोज कर रहा है, फैमिली सपोर्ट कोई नहीं है, घर वाले सब छोड़ चुके हैं, वो तो अगर हम उसको नशे के बिना रखेंगे तो मे बी वो इसके अभाव में वापस चला जाए। पर अगर फैमिली सपोर्ट होगी तो हम शायद उसको हम बोलते हैं कि नहीं, हम फिर से आपके ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन ट्राई करते हैं, अभी हम सब्स्टिट्यूशन आप पे नहीं करते हैं। और फैमिली की काउंसलिंग भी बड़ी ज़रूरी है इस दौरान, कि कैसे बच्चे के साथ जब वो नशा छोड़ चुका है, उसके साथ उस प्रक्रिया में जब वो छोड़ रहा है और छोड़ने के बाद उसके साथ किस तरह का व्यवहार करें, उसको सपोर्टिव रोल दें, उसको एक एक गुड लिसनर, फैमिली शुड बी ए गुड लिसनर रादर देन अ क्रिटिक, क्योंकि क्रिटिसिज्म से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, जबकि मैक्सिमम जगह पे हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म बड़ी ज़्यादा रहती है। तो वो एक फैमिली थेरेपी भी साथ साथ चलती है और फैमिली काउंसलिंग के साथ साथ। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में आप जो हमारे दर्शक हैं, या वो लोग जो नशे की लत के शिकार हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनरल पब्लिक को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आज हम फोकस जो हमने किया हार्डर ड्रग पे, डू नॉट इवन ट्राई देम, डू नॉट इवन एक्सपेरिमेंट, कि हम एक बार कर लेते हैं, सब कर रहे हैं, गाने बन रहे हैं, सब कुछ है, तो कुछ अच्छी चीज़ है तो हम भी एक बार करें, एक बार करने में क्या हो जाएगा? लेकिन एक बार करने में भी वो हो जाएगा कि शायद आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाए। और उन लोगों से जो कि नशा कर रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि अपने जस्ट इमेजिन कि आप एक स्लो पॉइज़न ले रहे हैं, जो कि आपको आज भी हार्मफुल है और आगे भी हार्मफुल होगा। और अगर आप इनसे निकलना चाहते हो तो हेल्प इज़ अवेलेबल। वी हैव सम वेरी गुड डी-एडिक्शन सेंटर जो कि हमारे जीएमसी जम्मू में है, पुलिस वालों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, कई हर ज़िले में अब तो डी-एडिक्शन सेंटर है। आप वहाँ पर जाइए, आप उनकी हेल्प लीजिए, आपकी काउंसलिंग होगी और आपको मोटिवेट किया जाएगा ये नशा छोड़ने के लिए, और आपको एक बास्केट दी जाएगी कि आप किस तरह की ट्रीटमेंट चाहते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक चौहान, जिनसे हमने ड्रग्स एडिक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो अगर आप भी किसी ड्रग एडिक्ट की जान बचाना चाहते हैं, उसके द्वारा उसका जीवन शुरू करने में उसकी मदद करना चाहते हैं, तो एक बात स्वीकार कर लीजिए कि नशा एक बीमारी है और नशा करने वाला एक बीमार व्यक्ति है, जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि काफ़ी देर हो जाए और नशा किसी अपने को अपने से मौत के दरवाजे तक ले जाए। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।